हेलो दोस्तों, चैप्टर नंबर 2 भारत में पंचवर्षीय योजना, इसको स्टार्ट करते हैं। इंडियन इकोनॉमी हिंदी में, ठीक है ना। पहला चैप्टर हमने खत्म कर दिया था, ठीक है। आई थिंक उसके साथ एमसीक्यू भी मैंने करवा दिए, जहां तक मुझे लग रहा है, ठीक है ना। अब बात करते हैं भारत में पंचवर्षीय योजना। बट इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बार बार एक बात जो बोलता हूं वो भी बोलूंगा कि प्लीज आप ना मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र है ना, उसको भी करना शुरू करिए। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं आपको, आप जानते हो, क्योंकि देखो साथ साथ में आपको वो भी करना है और उसकी वीडियोस लगातार डलने पे लगी है। उसमें मुद्रा भी खत्म हो चुका है, उसके अंतर्गत अगर ध्यान दें हम तो मुद्रा के साथ साथ बैंकिंग भी मैंने खत्म कर दिया, ठीक है। अब भुगतान शेष भी वहां खत्म होने के कगार पे आ जाएगा, क्योंकि ज्यादा बड़ी वीडियोस उसमें बनने वाली है नहीं और ज्यादा वीडियोस नहीं बनने वाली। क्लियर है ना। तो फटाफट से ना आप उसको भी करिए, ठीक है। जो मैं आपको बोल रहा हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स करिए वहां पे भी, ठीक है ना, ताकि आपके सिर्फ अब 1 मार्क के क्वेश्चन रह जाएंगे वहां पे, है ना। और 2 चैप्टर रह जाएंगे, गवर्नमेंट बजट यानी सरकारी बजट, और दूसरा आपका है विदेशी विनिमय वाला कोई चैप्टर है, विनिमय दर वाला, ठीक है ना। चल, सबसे पहली डेफिनेशन आपके पास है योजना। योजना यानी प्लान। प्लान होता क्या है? प्लान देखो, आपको पता है प्लान, अगर मैं बोलूं ध्यान से, तो अगर किसी काम को करने से पहले ना थोड़ा सोच लेना और एक प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंटेशन करे, स्ट्रैटेजी बनाए, ठीक है, प्रोग्राम्स बनाए, ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। तो वही तो प्लान है ना। आपने स्ट्रैटेजी बनाई कि अगर आप क्या ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाते हो तो आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लोगे, तो बच्चे वही प्लान होता है, एक योजना बनाना। तो उसने बोला योजना से अभिप्राय यानी प्लान से अभिप्राय किसी अर्थव्यवस्था के सीमित संसाधनों को। अभी सीमित वर्ड क्यों लिखा है? क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि जो संसाधन होते हैं ना, ये 11th क्लास में बताया था कि जो हमारे यहाँ संसाधन है वो सीमित मात्रा में है, यानी जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, मगर ये हमारे जो ह्यूमन वांट्स है यानी जो मानवीय आवश्यकताएं वो असीमित है। देखो, संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध है यहाँ पे, है ना, धरती पे, और जो मानवीय आवश्यकताएं वो असीमित है, ये तो आप भी मानते हो। तो उसने बोला कि योजना से अभिप्राय किसी अर्थव्यवस्था के सीमित संसाधनों को, यानी जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उसको निश्चित अवधि के दौरान, यानी एक सर्टेन पीरियड के टाइम पे, सर्टेन टाइम रहेगा, निश्चित अवधि रहेगी, के दौरान विशिष्ट उद्देश्य के लिए, यानी विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कैसे उपयोग किया जाना है उससे है। मैंने क्या बोला? योजना से अभिप्राय अपने सीमित संसाधनों को एक सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर कैसे मैं उपयोग करूं कि मैं अपने उद्देश्यों को पूरा कर लूं। बात समझ गया? ठीक है। अब आपके पास कोई भी आपका उद्देश्य हो सकता है। सपोज करो आपको एमबीए करनी है, वो भी आपका उद्देश्य है, क्यों नहीं है? ठीक है। मैं अभी ये इकोनॉमी लेवल पे है, बट मैं अभी आपको क्या है, आपके अपने बेसिक लेवल पे आंसर देता हूं। जैसे मान लो आपको एमबीए करनी है, आपको बीए बीकॉम जो भी करना है वो आपको करना है, या 12th करनी है, तो आपके पास जो भी रिसोर्सेज क्या है, ट्यूशन क्लासेस, मोबाइल फोन, ये सब चीजें आपके रिसोर्सेज है, जिससे कि आप उस चीज को पूरा करने में क्या करोगे, आपको सहायता मिलेगी। तो आपको सर्टेन टाइम, यानी आपका टाइम कितना है 12th पास करने के लिए, उस टाइम के अंदर अंदर आपको रिसोर्सेज का ऐसे इस्तेमाल करना है कि आप अपने उद्देश्यों को पूरा कर लें, उसी को हम योजना बोलेंगे। क्लियर? आगे चलते हैं। आर्थिक नियोजन क्या होता है? आर्थिक नियोजन की अगर हम बात करें तो आर्थिक नियोजन से अभिप्राय एक ऐसी प्रणाली से है जिसमें एक केंद्रीय अधिकारी, क्या, केंद्रीय अधिकारी लक्ष्यों के समूह को, यानी जो लक्ष्य होते हैं, ठीक है, टारगेट्स है, उसके समूह को निर्धारित करेगा। क्या करेगा? निर्धारित करेगा। यानी केंद्रीय अधिकारी क्या कर रहा है, लक्ष्य ना निर्धारित कर रहा है कि ये लक्ष्य हमें प्राप्त करने हैं, और कैसे करने, वही एक निश्चित समय में, मेरे को टाइम जरूर स्पेसिफाई होना चाहिए। वो 5 साल में करने, 10 में करने, 15 में करने, 20 में करने, कोई ना कोई टाइम तो होना चाहिए ना। तो एक निश्चित समय में, ठीक है, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो भी आपको प्रोग्राम करने पड़े, यानी कार्यक्रम लाने पड़े या नीतियां बनानी पड़े ना, उसके निर्धारण से है। तो ध्यान से समझते क्या है। देखो अभी तक मैंने सिर्फ वही लैंग्वेज समझाई जो यहाँ पे, अब थोड़ा और आराम समझते। देखो, पहला योजना, योजना से अभिप्राय सीमित संसाधनों को एक निश्चित अवधि के दौरान इस प्रकार से उपयोग करना है कि आपका विशिष्ट उद्देश्य क्या हो जाए, जो आपका उद्देश्य है वो प्राप्त हो जाए। दूसरा, आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन से अभिप्राय एक ऐसी प्रणाली से जिसमें केंद्रीय अधिकारी क्या करता है, लक्ष्यों के समूह को निर्धारित करता है कि ये सारे लक्ष्य हमें आने वाले टाइम में पूरे करने हैं, और एक यानी आने वाले टाइम में पूरे करने हैं, ठीक है ना। और कैसे करने हैं उसके लिए क्या है, क्या क्या कार्यक्रम करने पड़ेंगे, क्या क्या नीतियां बनानी पड़ेगी, उन सबके निर्धारण से। इसमें मैंने अथवा करके एक डेफिनेशन और लिखवाई है, चाहे तो आप ये भी लिख सकते हो कि आर्थिक नियोजन से अभिप्राय राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार, यानी जो नेशनल प्रायोरिटीज है उसके अनुसार विभिन्न विकास गतिविधियों में देश के संसाधनों का क्या करना, उपयोग करना है। ये क्या कह रहा है उसको समझते हैं। मैंने कहा देखो, आपको डेवलपमेंट एक्टिविटीज क्या करनी है, डेवलपमेंट एक्टिविटीज आपको करनी है, यानी आपको विकास करना है,
और विकास तो करना है, मगर आप जो संसाधनों का यूज करोगे ना वो इस चीज को ध्यान में रख के करोगे कि अभी नेशनल प्रायोरिटीज क्या है, अभी किस चीज की पहले ज्यादा जरूरत है, तो उस चीजों में आप अपने संसाधनों का पहले यूज करोगे, ना कि ऐसी चीजों में जिनकी जरूरत आज से 50 से 60 साल बाद होगी। अरे उनको रोको, पहले नेशनल प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग जो अभी जरूरत है ना उन प्रायोरिटीज को पहले पूरा करो। तो आपको संसाधनों का ऐसे इस्तेमाल करना है कि राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार, ठीक है, विभिन्न विकास गतिविधियों में इस प्रकार से देश के संसाधनों का करना उपयोग करना है कि वो आपका उद्देश्य भी पूरा हो जाए और साथ साथ में, ठीक है, संसाधनों का अच्छे तरीके से इस्तेमाल हो, उनको बर्बाद भी नहीं करना, क्योंकि बर्बाद किया तो फ्यूचर में जो लोग आएंगे उनके लिए संसाधन बचेंगे नहीं। तो आपको ऐसे जो अपने संसाधन है ऐसे इस्तेमाल करने हैं कि अभी की नीड्स भी पूरी हो जाएं और फ्यूचर के लिए भी ठीक ठाक बच जाए, है ना। तो अभी तक देखो हमने जो डेफिनेशन कवर की है, ठीक है, एक बार उसको रिपीट कर लेते हैं। तो आपसे कोई पूछे योजना क्या होता है तो आप क्या बोलोगे कि सीमित संसाधनों को निश्चित अवधि के दौरान, ठीक है, विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कैसे यूज करें वो बताओ भाई, उसको योजना बोलेंगे। कैसे यूज करना उसके लिए पूरा प्लान बनाना पड़ता है, ठीक है ना ये। जबकि आर्थिक नियोजन कोई पूछेगा तो आप बोलना आर्थिक नियोजन में क्या था, कोई केंद्र अधिकारी क्या करेंगे, यानी जो गवर्नमेंट है वो लक्ष्यों के समूह को क्या कर निर्धारित कर देगा और फिर एक निश्चित समय में उन लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है, जिसके लिए वो क्या करते हैं, कुछ कार्यक्रम या नीतियां क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। जबकि अगर हम आर्थिक नियोजन की बात करें तो हम एक डेफिनेशन और लिख सकते हैं चाहे तो, कि आर्थिक नियोजन से अभिप्राय कि राष्ट्रीय प्राथमिकता यानी जो अभी करंट की नीड्स है ना, नेशनल प्रायोरिटीज है, उसके अनुसार विभिन्न विकास गतिविधियां यानी जो भी आपके कार्यक्रम चल रहे हैं उन कार्यक्रमों में देश के संसाधनों का उपयोग करने से है। और कैसे उपयोग करना है, कुशल यानी अच्छे तरीके से प्रयोग करना है। क्लियर। आगे भारत में नियोजन के लक्ष्य, भारत में नियोजन जो है ना वो दो तरीके से हो सकता है, या तो दीर्घकालीन योजना ही हो सकती है, जो योजना हो सकती है ना वो या तो दीर्घकालीन हो सकती है या अल्पकालीन। दीर्घ मतलब लंबे टाइम वाली और अल्पकालीन मतलब छोटे छोटे टाइम वाली। तो अल्पकालीन यानी पंचवर्षीय योजना, ये सारे शॉर्ट टर्म होती है। क्या होती है, शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, शॉर्ट टर्म प्लान्स होते हैं सारे पंचवर्षीय योजना, ठीक है ना। शॉर्ट टर्म प्लान्स वो प्लान्स होते हैं जिसके अंदर हम अपने छोटे छोटे जो 5-5 साल तक के अंदर के जो गोल्स होते हैं ना, उद्देश्य, उनको पूरा करते हैं। तो अल्पकालीन योजना कौन सा हो गया, पंचवर्षीय योजना, जिसके अंदर हम पूरी करते हैं, ठीक है ना। और दीर्घकालीन योजना जिसको हम क्या कहते हैं, परिप्रेक्ष्यात्मक योजनाएं भी कहते हैं। तो ये नाम भी आप याद रखोगे, एक नंबर में कहीं टिक लगाने को आ जाए, ठीक है ना। तो ऐसी योजना जिनको 20 वर्षों की अवधि में हासिल किया जाता है, यानी कम 20 सालों तक का टाइम मिलेगा आपको, टेंशन मतलब उनको पूरा करने के लिए, वो दीर्घकालीन है। और जिनको 5 वर्षों की अवधि में ही हासिल करना होता है वो होता है अल्पकालीन, ठीक है। तो आप जो पंचवर्षीय योजना पढ़ रहे हो ना बेटा, वो ये वाली है, 5 वर्षों के अंदर आपको हासिल करनी होगी इन चीजों को। क्लियर। आगे अब भारत में नियोजन के उद्देश्य, नियोजन के लक्ष्य क्या है, अगर आपसे कोई पूछता है तो ये दो तो है, ठीक है, ये दीर्घकालीन अल्पकालीन कुछ भी हो सकता है। बट जो पॉइंट्स इसके अंदर जो लिखने को आता है ना पेपर में, ठीक है, वो दीर्घकालीन होते हैं, याद रखना। तो आपसे अगर कोई पूछे आधुनिकीकरण किसके अंदर आएगा, अल्पकाल के अंदर या दीर्घकाल के अंदर, वैसे दीर्घकाल के अंदर आता है, ठीक है। शायद ये बुक में मेंशन ना हो या हो, मुझे ध्यान नहीं है उस चीज का, और मैं आपको बता रहा हूं जो मैं पॉइंट्स लिखवाने वाला हूं कि भारत में नियोजन के लक्ष्य के अंदर जो पॉइंट्स आते हैं वो पॉइंट्स वैसे किसके होते हैं, दीर्घकालीन के होते हैं, ठीक है। और अल्पकालीन वाले मैं अभी थोड़ी देर में बता दूंगा अल्पकालीन क्या होते हैं, ठीक है। तो पहले हम दीर्घकालीन की बात कर रहे हैं। ये जो पॉइंट्स है ना, ये जो हेडिंग है दीर्घकालीन के अनुसार मैं यहाँ पे पॉइंट लिखवा रहा हूँ। पहला पॉइंट क्या है, आधुनिकीकरण यानी मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या हुआ, हम मॉडर्न बनने जा रहे हैं। मॉडर्न मतलब बिल्कुल नए नए चीजों में ढलने जा रहे हैं। तो मॉडर्नाइजेशन तभी आ सकती है जब आप न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लोगे, यानी नई नई टेक्नोलॉजी को आप अपनाने लग जाओगे और अपने सोशल आउटलुक में यानी जो समाज में क्या है परिवर्तन लेके आओगे। क्लियर है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, आधुनिकीकरण से अभिप्राय समृद्धि की प्रक्रिया में यानी विकास की प्रक्रिया में आपको क्या करना है, आधुनिक प्रौद्योगिकी को उन्नत करना तथा अपनाना है। यानी आधुनिक जो टेक्नोलॉजी आ रही है ना उसको बढ़ाओ और टेक्नोलॉजी को और अपडेट करो और उसको अपनाओ, ठीक है। न्यू न्यू टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करो, ठीक है, नई विचारधारा लेकर के आओ, वो आपका आधुनिकीकरण के अंदर आता है, ठीक है। तो आधुनिकीकरण से अभिप्राय क्या बोला, समृद्धि की प्रक्रिया, विकास की प्रक्रिया में आधुनिक प्रौद्योगिकी को उन्नत बनाना और अपनाना है तथा साथ ही समाज में क्या लेके आना है, परिवर्तन लेके आना है, एक नई सोच को डेवलप करना है, वो हमारा आधुनिकीकरण के अंदर आता है। क्लियर हो गया। यहां तक नोट डाउन कर लीजिए बच्चे, मैं काफी बार बार रिपीट कर रहा हूं इन चीजों को, आपको पता है क्यों, क्योंकि ताकि आपके दिमाग में घुस जाए, ठीक है ना, इसलिए बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, वरना रिपीट करने का ज्यादा मतलब नहीं बनता इस चीज में। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। बार बार रिपीट कर रहा हूं प्लीज, इसलिए आप यहाँ पे यहीं पे याद कर लो, ठीक है। घर पे याद करने वाला सिस्टम छोड़ दो ही नहीं, यहीं पे याद हो जाएगा सब कुछ, तो ज्यादा बढ़िया है। घर पे क्या करो, खाली एक बार रीड कर लो उसे,
ठीक है। इसलिए अब देखो अगला पॉइंट क्या है, आत्मनिर्भरता तथा स्वावलंबन, ठीक है ना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ सफिशिएंसी। ये होता क्या मैं बता देता हूं पहले तो। देखो सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भर बनने का मतलब है कि आप जो दूसरे देशों से ना क्या करते हो, संसाधनों को या चीजों को जो आयात करते हो ना, उसको क्या करते हैं ना, कम कर देना। यानी आपको निर्भर नहीं बनना, आपको गैर निर्भर बनना है। इसका मतलब क्यों, क्या होता है ना, देखो जैसे अगर मान लो आप लगातार किसी देश से, जैसे मान लो आप आयात करते हो ना, तो आप ना उसके ऊपर डिपेंड हो जाते हो। क्या होता है डिपेंड, जो कि बहुत गलत चीज को शो करता है। आप निर्यात करोगे तो देश की स्थिति मजबूत होती है, बट अगर आप आयात करते हो ना कि ज्यादा से ज्यादा, तो उससे क्या होता है आप दूसरे देश के ऊपर डिपेंड हो जाते हो। जैसे चाइना अपना निर्यात बढ़ाने पे लगा हुआ है और लोग क्या उससे आयात करने पे लगे हैं, तो इसका मतलब क्या है, चाइना तो स्ट्रांग बन रहा है, बट जो उससे आयात कर रहे हैं ना वो स्ट्रांग नहीं बने, क्योंकि इसका मतलब क्या है, वो अपने घर पे इंडस्ट्री नहीं लगा पा रहे, वो बाहर से खरीद रहे हैं। इसका मतलब वो चाइना के ऊपर डिपेंड हो चुके हैं। और कभी एक ऐसा टाइम आएगा जब चाइना के पास ही वो गुड्स मिलेंगे और कहीं और बनेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि लोग बना ही नहीं रहे, सब चाइना के ऊपर डिपेंड बैठे हुए। तो ये गलत तरीका। तो हम यही बोलेंगे कि आपको क्या बनना है, आपको आत्मनिर्भर बनना है। इसलिए देखो आपने कई बार सुना होगा आत्मनिर्भर भारत, कि हमें जो चीज हम बाहर से खरीद रहे हैं, जैसे मान के चलो आपको ना, जब तक कि आपको एक ऐसा साबुन है, बड़ा तगड़ा वाला साबुन बनाती है बाहर वाली कंपनी, मान लो जब तक आप उससे नहा नहीं लेते ना, आपको मजा नहीं आता, आपका दिन अच्छा नहीं जाता। तो आप ऐसा भी तो कर सकते हो कि इंडियन जो हमारी इंडस्ट्रीज है उनको वो चीज बोलो कि तुम भी ऐसा साबुन बना लो, उसका कोई सब्सिट्यूट तो आप बना सकते हो ना, यानी उसकी प्रतिस्थापन वस्तु तो आप बनवा सकते हो। मैंने देखो जैसे अगर मान लो कॉफी है, तो कॉफी नहीं मिली तो आप चाय पी सकते हो, नहीं पी सकते? पी सकते हो, ठीक है। अगर मान के चलो, ठीक है, कॉफी मैंने चाय बोली, ऐसे मान लो लाइफ बॉय साबुन आपको नहीं मिलता, तो क्या आप डेटॉल से नहीं नहा सकते? डेटॉल साबुन से नहा लो भाई, है ना। तो ये इसके सब्सिट्यूट है, इसका मतलब प्रतिस्थापन वस्तु है। तो हम यही बोलते हैं कि आप बाहर से ना इंपोर्ट करने के बजाय बिल्कुल वैसे ही गुड्स अपने घर में बनवा लो, घर मतलब इंडिया के अंदर बनवा लो। तो हमने सबसे पहले बात की आत्मनिर्भरता। तो आत्मनिर्भरता से अभिप्राय, अगर आप वित्तीय संसाधनों को, जो हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, अगर आप वित्तीय संसाधनों को शेष विश्व से जो आयात कर रहे हो ना, उस पर क्या कर दो, अब निर्भर मत हो, यानी निर्भर नहीं होना। तो आत्मनिर्भरता से अभिप्राय वित्तीय संसाधनों के लिए शेष विश्व पर निर्भर नहीं होने से है, यानी अब आपको निर्भर नहीं होना। अर्थात आयातों पर निर्भरता जो है ना, उसको क्या कर दो, कम कर दो। आयात में निर्भर कभी मत हो, वरना आप दूसरे देश पे डिपेंड हो जाओगे। जबकि सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब होता है कि जो आपकी जो आवश्यक चीजें हैं, अब अभी तो आप वित्तीय संसाधन फाइनेंशियल रिसोर्सेज के लिए, ठीक है ना, आप उनके ऊपर डिपेंड थे, बट अब आप क्या है, जरूरतमंद वाली चीजों के लिए भी आप उनके ऊपर डिपेंड हो रहे हो बाहर। तो ये भी तो गलत है, ये तो और बुरी स्थिति है। तो उसने बोला इससे अभिप्राय घरेलू अर्थव्यवस्था में जो अनिवार्य वस्तु है, अब अनिवार्य वस्तु की पूर्ति यानी सप्लाई करनी है, लोगों को चाहिए। अब मान लो आपके देश में नहीं है, तो आप दूसरे देश पे डिपेंड हो जाते हो, तो भाई ये सबसे बेकार स्थिति है। इसका मतलब आपकी इकोनॉमी बर्बाद है। तो इसलिए आपको जो अनिवार्य वस्तु की पूर्ति अगर करनी है, तो उसके लिए शेष विश्व पर निर्भर ना होने से है, यानी यहाँ पे भी आपको गैर निर्भरता दिखानी पड़ेगी, आपको निर्भर नहीं होना है। तो दोनों में अंतर समझो, पेपर में अगर आ गया तो आप पहचान नहीं कर पाओगे अगर आपने पढ़ा नहीं ढंग से। तो अगर स्वावलंबन बोलता है तो सेल्फ सफिशिएंसी की बात कर रहा है। इसका मतलब कि आपको दूसरे देश में निर्भर नहीं होना है, दोनों केस में दूसरे देश में निर्भर नहीं होना, बट इस वाले केस में अनिवार्य वस्तु के लिए बात कर रहा है, यानी आपको देश के अंदर अनिवार्य वस्तुओं की क्या करनी है, पूर्ति करवानी है। अनिवार्य वस्तु कुछ भी हो सकता है, आप आटा ले लीजिए, मेडिसिन ले लीजिए, सॉल्ट नमक ले लीजिए, ठीक है, आवश्यक चीजें हैं सारी। तो अगर आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति के लिए अगर आप दूसरे देश में निर्भर हो तो बहुत दिक्कत है। तो हमें क्या करना, आवश्यक वस्तु की पूर्ति के लिए दूसरे देश में निर्भर नहीं होना, वो स्वावलंबन हो गया। बट अगर हम वित्तीय संसाधनों की बात करते हो, मशीन वशीन ये सब चीजें मंगाने की बात कर रहे हो, तो वो हम बोलेंगे आत्मनिर्भरता। वो आत्मनिर्भरता के अंदर है वित्तीय संसाधन टाइप की चीजें, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, बहुत सारी चीजें आ सकती है इसके अंदर, ठीक है ना। तो इसमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात कर रहा है, यानी वित्तीय संसाधनों, और इसमें किसकी बात कर रहा है, अनिवार्य वस्तुओं की, यानी जो जरूरी वस्तु है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है न्यायोचित वितरण। न्यायोचित वितरण या फिर इसको अथवा साम्य भी बोलते हैं। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटी, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटी पहले समझा देता हूं, फिर इसको देखो कि हिंदी में ना आपको दिक्कत भी कर सकती है। मानता हूं आपको हिंदी पढ़नी मेरे से ज्यादा अच्छी आती होगी, बट फिर भी पहले मैं आपको समझा देता हूं ये है क्या। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन यानी इक्विटी, यहाँ पे इक्विटी का मतलब है कि सबको समानता लेके आनी है। क्या लेके आनी है, समानता लेके आनी है। क्योंकि इंडिया में जो है ना, वो असमानता बहुत फैली हुई है। अब कैसे फैली है, कुछ लोग ज्यादा अमीर है, कुछ लोग ज्यादा ही गरीब है ना। अब ये चीज हमें कम करनी है, तो उसने बोला न्यायोचित वितरण या फिर साम्य यानी इक्विटी। इक्विटी मतलब समानता, यहाँ पे समानता से मतलब है, ठीक है। ये वाला इक्विटी शेयर मत समझना, जो कंपनी के अंदर होते हैं वो भूल जाओ। ये साम्य की बात कर रहे हैं, समानता की बात कर रहा है। तो न्यायोचित वितरण अथवा साम्य से अभिप्राय आय और धन, आय यानी इनकम, और धन मतलब हो गया वेल्थ।
तो इनकम और वेल्थ की असमानता को क्या करना है, कम करना है। यानी हमारे यहाँ जो ना ज्यादा बहुत लोग ज्यादा अमीर है या बहुत ज्यादा गरीब है, इसकी जो असमानता से कम करो। कम कैसे होगी, आप यानी जो गरीब वर्ग है ना उनको भी ऊपर उठाओ, उनको भी क्या करना, मजबूत बनाओ। तो यहाँ पे ये बोला हुआ है कि इससे अभिप्राय आय और धन की जो असमानता है ना उसको कम करो यार, ठीक है ना। गरीबों को भी रोजगार दो, उनको पैसा कमाने का मौका दो, मजबूत बनाओ उनको, तभी आपकी इकोनॉमी अच्छी बनेगी। क्लियर। आपकी बुक में सर 3 ही पॉइंट है कुछ बुकों में, बट मैं आपको पूरे पॉइंट लिखवाने वाला हूं। अगला पूर्ण रोजगार, जिसको कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। पूर्ण रोजगार उस स्थिति को प्रदर्शित करता है जब कार्यशील, कार्यशील हमेशा लिखना होता है, मैंने आपको पहले बताया था, कार्यशील आयु वर्ग के सभी लोग, सभी तभी तो फुल लिखा है, सभी लोग, पूर्ण तभी आएगा, किसी ना किसी लाभकारी रोजगार में सक्रिय रूप से लगे हुए हो। बात को समझो। कार्यशील क्यों लिखा, मैंने आपको बताया था, क्योंकि वरना आप तो टोटल पॉपुलेशन में कुल जनसंख्या वर्ड कभी नहीं आता, हमेशा कार्यशील जनसंख्या या कार्यशील आयु वर्ग आता है। इसका मतलब अगर मान लो कोई दूध पीता बच्चा, तुम उसको बोल रहे हो कि बंदा तो काम ही नहीं करता, तो यार वो कैसे काम कर लेगा। या कोई, मैंने बताया था जब बूढ़ा बेचारा खटिया से खड़े नहीं हो पा रहे हो और तुम कह रहे हो कि रोजगार नहीं करता, बताओ तो गलत है ना। वो रोजगार करने की स्थिति है ही नहीं, तो आपको कौन सी वर्ग लेना जो कार्यशील हो, यानी जो काम करने के योग्य हो, उन्हीं को ही आपको काम की बात करनी है। तो मैंने कहा कार्यशील आयु वर्ग के सभी लोग, जितने भी 18 प्लस कार्यशील लोग हैं, उन सभी को ना कोई लाभकारी रोजगार मिला हुआ है। और याद रखना, एक बार मिले दूसरे दिन छूट जाए ऐसा नहीं, सक्रिय रूप से मिला होना चाहिए। सक्रिय मतलब कंसिस्टेंटली वो उसमें काम कर रहे हो। अब आप बोलोगे लाभकारी क्या होता है, मैंने कहा मान लो मेरे पास जमीन है बहुत खेती बाड़ी करने के लिए, मैंने आपको और आपके किसी एक दोस्त को बोला कि मेरे यहाँ करोगे खेती, आपने बोला ठीक है। मैंने कहा आपको मैं दिन का 2,000 रुपये दूंगा। 2,000 रुपये बहुत अच्छी चीज है, यानी महीने का 60,000 रुपये, अच्छा खासा, ठीक है। तो मैंने आपको बोला 2,000 मैं आपको दूंगा। अब आपने क्या करा, आप दो दो एक और आपका दोस्त था, आप अपने दोस्तों को भी ले आए, 4 दोस्तों का, और उनको भी लगा दिया काम पे। तो इससे क्या होगा, वो जो 2-2 हजार थे ना, अब वो तुम 2 + 4 दोस्त आ गए, 6 जनों में बढ़ जाएगा वो, ठीक है। यानी एक के हाथ में ज्यादा से ज्यादा कितना आएगा आपको, अब जो भी अंदाजा बन रहा है, यदि 500 600 या 400 रुपए जो भी बन रही होगी, वो एक के हाथ में आएगा। बताओ तो यह क्या गेनफुल हुआ, नहीं। यानी जितने लोग वहां लगे हैं, ठीक है, उससे ज्यादा लोग आपने वहां लगा दिए, तो फिर वो गेनफुल नहीं होता। गेनफुल होता है कि आपको प्रॉपर, जैसे एक को मैं 2,000 दे रहा था, वो गेनफुल था, ठीक है। मगर वही है, आप 200-200 रुपए में पूरे दिन का काम करवा रहे हो, तो वो गलत है। तो यहां पे वही बोला हुआ, पूर्ण रोजगार उस स्थिति को बता रहा है जब कार्यशील आयु वर्ग के, यानी जो काम करने वाले लोग हैं, उन सब, जो सभी के सभी किसी ना किसी गेनफुल यानी लाभकारी रोजगार में लगे हुए हो। कैसे, सक्रिय रूप से, में सक्रिय, और 2 बार हो गया, सक्रिय रूप से लगे हुए होते हैं, लगे होते हैं। क्लियर हो गया। लास्ट पॉइंट, आर्थिक विकास। आर्थिक विकास मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या चीज कर रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहा है। ये क्या होता है, आर्थिक विकास से अभिप्राय वस्तुओं और सेवाओं यानी गुड्स एंड सर्विसेज के कुल उत्पादन में वृद्धि करने से है, यानी उनके प्रोडक्शन को बढ़ाने से है, ताकि आपकी जीडीपी बढ़े, यानी सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मैं आपको इंग्लिश हिंदी पता क्यों बोलता हूं, देखो इंग्लिश वाले आज के टाइम पे ना, पहले एक ऐसा टाइम था जहां पे बच्चे दोनों चीजें समझ जाते थे। अब क्या दिक्कत होती है, इंग्लिश वाले बच्चे कहते हैं भाई मुझे हिंदी में गिनतियां नहीं आती, सुनने को बहुत मिलता है, बहुत गलत चीज है, ठीक है ना। आपको एटलीस्ट इतनी चीजें दोनों में पता होनी चाहिए कि जी आप हर जगह बैलेंस बना के रखो। मानता हूँ 100% किसी को नहीं आता, ना 100% इंग्लिश, ना 100% इंग्लिश, ना सॉरी हिंदी, ठीक है, इंग्लिश तो व्हाट्सअप में यूज हो रही है। तो मैंने कहा ना 100% किसी को कुछ नहीं आता, बट इतना तो है ना, इतना तो समझो कि एटलीस्ट आप बैलेंस, यानी जब किसी से बात करो तो बैलेंस हो सके। बच्चे कहते हैं भाई मुझसे ना हिंदी मत बोला करो, मुझे गिनतियां नहीं आती हिंदी में। कोई कहता है भाई मुझे इंग्लिश में नहीं आते, मैं हद है भाई, ये चीज तो बेसिक है, तो आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए जो नाम आपको बता रहा हूँ ना, एटलीस्ट इन चीजों को आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं बार बार इंग्लिश का यूज करता हूँ ताकि आपके दिमाग में वो चीजें घुसे। क्लियर। चलो, आर्थिक विकास से अभिप्राय वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन में वृद्धि से है। और साथ ही साथ इंग्लिश का एक बेनिफिट भी है कि अगर कभी कभार हिंदी में क्वेश्चन समझ नहीं आता पेपर में, तो आप इंग्लिश में पढ़ सकते हो उस क्वेश्चन को, ताकि वो अटेंड हो जाए, है ना। चलो, यहाँ पे इसका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि करने से। तो ये जो 5 पॉइंट मैंने लिखवाए, ये किसके पॉइंट है, ये लॉन्ग टर्म वाले के, यानी लॉन्ग टर्म मतलब दीर्घकालीन जो था ना, उसके पॉइंट है बच्चे। बात समझ आ गया।
यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। इस पार्ट को यहीं पे रोक लेते हैं। एक पार्ट अभी जो है अभी 2 के साथ 4 पार्ट में खत्म हो जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, और मैक्सिमम वही 5 पार्ट लेके चलेंगे हम, ठीक है, उसमें खत्म हो जाएगा। चलो आप इसे नोट डाउन करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर करना ना भूलें, और साथ में कमेंट में भी लिखना कि आपको समझ में आया या नहीं आया। थैंक यू दोस्तों।